हेलो हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम पढ़ लेते हैं हमारा असिस्टेड स्ट्रक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 7 छूटा था, ठीक है ना। उसमें हमारा न्यूमेरिकल छूटा था, जिसमें हमको टी सेक्शन के बारे में उसका डिज़ाइन और उसका न्यूमेरिकल पढ़ना था, ठीक है ना। तो हमने क्लास में तो थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल छूट गया था, ठीक है ना। तो हम सोचे थे कि आज हम शुरू से बता देते हैं आप लोग को। तो देखिए, टी बीम हमारा क्या होता है। टी बीम हमारा एक ऐसा सेक्शन है जो हमारे दो रेक्टेंगुलर सेक्शन से जुड़ा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा ये टी शेप का है, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप जब इसको सेक्शन इसको करेंगे, बांटेंगे, तो ये आपका ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो जाएगा और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका ये दो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे जिस पॉइंट पे आपका जिस शेप में ये बीम मिल रहे हैं वो हमारा टी सेक्शन है, ठीक। यदि आपका टी सेक्शन ऐसे है और इसके आगे आपका कुछ सेक्शन ऐसे है, मान लीजिए आपका यहाँ से कुछ होगा, कुछ आपका यहाँ होगा, कुछ आपका यहाँ होगा, तो इसके आगे जो आपका सेक्शन जुड़ा हो, ये तो हमारा देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा टी सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक हमारा टी सेक्शन है, यहाँ से इधर नहीं है आपका, तो इधर देख सकते हैं आपका एल शेप का बन रहा है, एल शेप का देख सकते हैं आप, एल शेप का बन रहा है आपका। मतलब क्या है कि जब आपके बीम से, ठीक, आपकी बीम से दोनों साइड, मतलब बीम आपका एक फिक्स है, उसके बीच में आपका कॉलम है, ठीक, और इसके बगल में देख सकते हैं कि आपका ये तो बीम है, ये आपका दीवार है या कॉलम है, ठीक। इसके आगे आपका कंटिन्यूअस बीम और जुड़ा है, ये आपका तो दोनों साइड फिक्स है। अब एल सेक्शन में देखिए, एल सेक्शन में क्या है, आपका कंटिन्यूअस बीम जुड़ा है, मतलब अल्टरनेटिव जो आपके बीम जुड़े हैं उसी को हम एल सेक्शन बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप चाहें तो एक कंटिन्यूअस बीम बना सकते हैं। तो अगर आप इसके आगे कंटिन्यूअस बीम बनाएंगे तो इसका ये सेक्शन, इसका एक सेक्शन और इसका यहाँ से सेक्शन, तो आपका एक बीच का शेप हो जाएगा टी सेक्शन टाइप का। तो आपका ये टी सेक्शन और एल सेक्शन देख सकते हैं आपका, जैसे ये आपका टी सेक्शन, अगर इसको आप यहाँ से हटा दें, इसको काट दें, तो आपका एल शेप में हो सकता है, एल टाइप में देख सकते हैं। तो ये आपका एल टाइप का सेक्शन हो सकता है, टी शेप हो सकता है, ठीक। जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको हम एल नॉट कह सकते हैं, पूरा लेंथ। अब इसी में से हमने सेक्शन टी काट के बनाया है, ये सेक्शन है, आप एल नॉट समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ। जब आपके कॉलम से, आपके बीम से जब कंटिन्यूअस बीम और जुड़े हों तो उस सेक्शन को, उस डिस्टेंस को हम एल से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हमारा जो लेंथ होगा वो इफेक्टिव लेंथ होगा। तब उसी सेक्शन में से हम अपना एक टी सेक्शन काट के यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन करके बता रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जब हमारा ये टी सेक्शन हमने इसको बनाया तो इसमें जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, जो हमारा, जिसमें हमारा स्लैब, इसके ऊपर हमारा स्लैब का डिज़ाइन भी होता है, या इसके जैसे हमारा ये कॉलम है इसके ऊपर, या बीम के ऊपर अपना स्लैब, ठीक, ये स्लैब हो सकता है, बीम के ऊपर स्लैब, फिर या तो ये भी हो सकता है इसके ऊपर एक ऐसा बीम कॉलम बना के छत के ऊपर से फिर आपका टी सेक्शन ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाए, मतलब ये ऊपर तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो टी सेक्शन का ऊपर वाला पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसको हम विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये हमारा फ्लेंज वाला पोर्शन, ये हमारा वेब पोर्शन है, तो ये हमारा विड्थ ऑफ फ्लेंज हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है वो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज हो जाएगा। और यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। जब हमारा यहाँ से और यहाँ के बीच का, मतलब जब हमारा रेनफोर्स जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेनफोर्समेंट के जो सरिया रॉड प्रोवाइड कर, उसके सेंटर से हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमारा डेप्थ ऑफ वेब होगा, और जो हमारा ये है वो हमारा विड्थ ऑफ वेब है।
मतलब हमारा नीचे वाला पोर्शन वेब कहलाता है, ऊपर वाला पोर्शन फ्लेंज कहलाता है। तो आप देख सकते हैं जब दो बीम आपस में मिलते हों, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है, तो डेप्थ ऑफ फ्लेंज इक्वल होता है स्लैब के थिकनेस। हमने ये बताया जैसे क्या हो सकता है, जैसे आपने बीम बनाई, इसके ऊपर आपका जो स्लैब का थिकनेस भी आ रहा है वो आपके डेप्थ ऑफ फ्लेंज के बराबर हो सकता है। ठीक, मतलब जो इसकी मोटाई है डेप्थ ऑफ फ्लेंज की, वो स्लैब की छत की भी मोटाई हो सकती है। तो स्लैब की थिकनेस और डेप्थ थिकनेस इक्वल होता है। अब जैसे आपको वेब की चौड़ाई ज्ञात करनी है, अगर आपको वेब की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आपकी उसके लिए देखिए क्या हो सकता है कि बी वेब इक्वल टू डेप्थ अपॉन 3 प्लस 2/3 डेप्थ, मतलब जो पूरा ओवरऑल डेप्थ है हमारा, इफेक्टिव डेप्थ। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब हमको विड्थ ऑफ वेब निकालना होता है, मतलब ये पोर्शन जब हमको निकालना होता है, तो मैक्सिमम हम जो लेके चलते हैं इसका 1/2 लेके चलते हैं। वेब की गहराई मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है, यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है उसको हम डी, इसमें से इसको घटा देंगे। मतलब जैसे हमको क्या है कि ये वाला पोर्शन और जो पूरा है, जो पूरा पोर्शन में से इफेक्टिव डेप्थ घटा देंगे तो हमारा पूरा ये गहराई पता चल जाएगा। जब हमको रेनफोर्समेंट का कवर का बीच का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें से पूरा में से इसको और जो ये डेप्थ ऑफ वेब है उसको निकाल देंगे इसमें से। वैसे हमने बताया था कि कॉलम में हमारा अरबी में जो हमारा IS कोड के अनुसार दिया है उसमें 25 से 30 इफेक्टिव कवर हम अपना ले सकते हैं। तो आप वैसे भी जनरली ले सकते हैं, या तो आपको निकालना हो तो ये वैल्यू दी रहेगी, ये वैल्यू दी रहेगी और ये वैल्यू दी रहेगी, तो इसमें से इन दोनों को जोड़ के ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा पॉइंट आपको हिंट करके बता दिया है कि आपका ये फ्लेंज है, ये वेब है, तो इसमें क्या क्या है। एल नॉट हमने बताया पूरा लेंथ आपका जो आपकी धरन की चौड़ाई है, ठीक, मतलब लंबाई है, मतलब इसमें हमने पूरा लंबाई लिया है। फिर इसमें से हमने काट को एक सेक्शन आपको टी बीम का डिजाइन करके आपको यहाँ पे बता दिया है। अब IS कोड के अनुसार देख सकते हैं 456 BF हमारा इक्वल टू एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी विड्थ ऑफ वेब प्लस इसका 6 टाइम डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज। इन तीनों में से जो वैल्यू हमारा मिनिमम आता है उसको हम लेके कंसीडर करते हैं। अलग अलग टी सेक्शन धरन के लिए फ्लेंज की प्रभावी चौड़ाई निम्न में से, मतलब इन तीनों में से जो न्यूनतम आता होगा, जो न्यूनतम वैल्यू हमें फाइंड आउट देता है उसी को हम लेके कंसीडर करेंगे विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि जो हम डिजाइन करेंगे टी बीम का, जो टी सेक्शन का जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो हम IS कोड 2000 के अनुसार, मतलब 456 2000 के अनुसार लिमिट स्टेट पर हम इसको डिजाइन करेंगे। तो इसमें हमारा लिमिट स्टेट में हम जब इसका टी सेक्शन का डिजाइन करते हैं तो इसमें हमारा 2 केस बनता है। 2 केस कैसे, जैसे जब हमारा ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के बीच से होकर जाता है, जब टी बीम से न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज से होकर जाता है तो उस समय क्या होता है कि देखिए इसमें जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस, जो ये एक्सिस जा रहा है, ये तो हमारा पूरा डेप्थ हो गया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक, और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया एक्सिस। तो ये देख सकते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज हमारा यहाँ पे ज़्यादा है और एक्सिस हमारा कम है। तो यहाँ पर हमने यही बताया है कि तो सेक्शन में देखेंगी हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज ज़्यादा है इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन बनेगा जो हम सेक्शन में बताए थे, जो हमारे 3 टाइप का सेक्शन हमने बताया था सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट बीम में, कि वो बैलेंस, ओवर रेनफोर्स्ड और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन बनते हैं। तो उसमें क्या देखिए, जब हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज हमारा न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होगा तो उसमें हम पहले तो IS कोड के अनुसार हम उसमें एक्सयू लिमिट या एक्सयू मैक्स अपॉन डी का वैल्यू, यहाँ पर भी डी
मैक्स का लिमिट भी लगा सकते हैं। तो ये है, या एक्स यू मैक्स निकालिए या एक्स यू लिमिट निकालिए अपॉन डी का वैल्यू हमारा पेज नंबर IS कोड 456 में 70 नंबर पे दिया होगा 0.4, जैसा कि हमने पहले सिंगली और डबली में लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। उसी तरह यहाँ से हमसे एक्स यू की वैल्यू पर फाइंड आउट हो जाएगी, फिर हमारा एक्स यू लिमिट की यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ से एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो हमारे पेज नंबर 96 पे दिया है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि हमारा इन दोनों में से जो हम चेक करेंगे तो चेक करेंगे कि देखेंगे इसमें से हमारा कौन सा बड़ा है, एक्स यू बड़ा है, एक्स यू बड़ा है या एक्स यू लिमिट बड़ा है। तो जब हमारा दोनों बैलेंस, दोनों सेक्शन, जब हमारा एक्स यू लिमिट और एक्स यू इक्वल हो, मतलब बराबर हो, ठीक, तो उस समय हमारा बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन में जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसके लिए जो हम जिस सेक्शन में जो अभी आगे प्रॉब्लम लेके सॉल्व किया जाएगा तो उसमें देखा जाएगा जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें मोमेंट, जब बैलेंस सेक्शन की बात हो रही है, जब हमारा एक्स यू और ये एक्स यू लिमिट बराबर हो बैलेंस सेक्शन में, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारा इसमें क्या है देखिए, एम यू इक्वल टू 0.36 FC के एक्स यू लिमिट बी एफ, ये पोर्शन बी एफ कोष्टक में डी माइनस 0.46 एक्स यू लिमिट, मतलब ये हमारा डी माइनस 0.46। अब हमारा आगे है, जब हमारा एक्स यू हमारा, जब मतलब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो इन दोनों में से ये तो बैलेंस सेक्शन की बात हो गई, जब हमारा ये वाला पोर्शन एक्स यू बाई डी बड़ा हो, जब इसकी वैल्यू हमारा, इस पर हम अपना वैल्यू फाइंड आउट करके निकालेंगे, तो जब हमारे एक्स यू की वैल्यू ज़्यादा होगी और ये हमारी एक्स यू लिमिट की वैल्यू कम होगी तो हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स होगा। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारा है 0.36 FC के एक्स यू लिमिट बी एफ डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। अब इसी प्रकार जब हमारा ये वैल्यू ज़्यादा हो, एक्स यू लिमिट हमारा ज़्यादा हो, एक्स यू हमारा कम हो, तो हमारा मोमेंट निकालने का फार्मूला ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि फार्मूला हमारा सेम तो है, लेकिन इसमें जो हमारा मिनिमम वैल्यू है, जैसे हमारा यहाँ पे एक्स यू ज़्यादा है, यहाँ पे एक्स यू लिमिट कम है, यहाँ पे एक्स यू लिमिट ज़्यादा है, एक्स यू कम है, तो मतलब जो हमारा वैल्यू कम है, इसमें देखिए पहले तो बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्समेंट का जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है वो सेम है, देख सकते हैं। बस इसमें क्या, अब इसमें देख लीजिए ओवर रेनफोर्स और अंडर रेनफोर्समेंट में जब हमारा जो वैल्यू, अगर हमारा एक्स यू लिमिट, इसमें हमारा एक्स यू ज़्यादा है और इसमें एक्स यू लिमिट, तो इसमें क्या कम है, एक्स यू लिमिट कम है और इसमें एक्स यू कम है, तो एक्स यू लिमिट की जगह हम एक्स यू लिमिट रख देंगे। मतलब देखिए यहाँ हमारे ये वैल्यू कम है तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। ये सिंपल फार्मूला, एक फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका तीनों फार्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब इसी प्रकार देख सकते हैं जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस वेब से होकर गुजरता हो, ठीक, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस वेब से गुजरते हो तो जाहिर सी बात है, देख लीजिए डेप्थ ऑफ फ्लेंज आपका तो इतना है और आपका एक्सियल मतलब न्यूट्रल एक्सिस आपका एक्सिस यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। तो जब हमारा एक्स यू ज़्यादा हो डेप्थ ऑफ फ्लेंज से, तो देख सकते हैं अब डेप्थ ऑफ फ्लेंज हमारा यहाँ कम हो गया, एक्स यू वैल्यू हमारा ज़्यादा हो गया, तो इसमें दो कंडीशन और बनते हैं कि जब हमारा एक्स यू ज़्यादा हो जाएगा तो भाई कितना ज़्यादा होगा, जब हम इसको आपको डिज़ाइन में बताए रहे होंगे क्लास में कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं टी बीम का, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये 3/7 एक्स यू होता है, और जो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, और जो यहाँ से हमारा ये कर्व टाइप का बनता है, ये हमारा 4/7 एक्स यू होता है। हमने इसको आपको स्ट्रेन डायग्राम में आपको बताया रहा होगा।
नहीं बताया रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। अभी तो इसको देख लीजिए कैसे। तो ये देख लीजिए, जब हमारा डेप्थ ऑफ लेंस की वैल्यू, मतलब हमारा जो XU है वो डेप्थ ऑफ लेंस से ज़्यादा है, तो भाई कितना ज़्यादा है, तो इसमें दो कंडीशन हमारे वाला। पहला कंडीशन है जब हमारा 3/7 XU ज़्यादा हो या इक्वल हो, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से दोनों वैल्यू कंपेयर कराएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब तो XU लिमिट का जो हमारा पेज नंबर 70 पे दिया था ये स्कोर 456 में, वो तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो हमें XU की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है वो चेंज होगा। तो थोड़ा सा आपको कष्ट करके इसको याद करना होगा, तो आप इसको थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये XU का वैल्यू देख सकते हैं 0.87 AFY AST माइनस 0.45 FCK BF माइनस BW कोष्टक बंद इंटू DF, ठीक, अपान 0.36 FCK इंटू BW, ये आपका XU। तो अब क्या होगा, XU और XU लिमिट का अब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। जब ये दोनों बराबर हो तो आपका वो सेक्शन बनेगा कि कैसा सेक्शन, बैलेंस है, रेनफोर्स, ओवर अंडर है। तो यहाँ पे जब देखिए, जब XU और XU की लिमिट जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होगा। तो आपका यहाँ पर फार्मूला पेज नंबर 96 पे शायद दिया होगा, कुछ मिलता जुलता इस पर, पेज नंबर 96 पे देख लीजिएगा। तो जब इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, 0.836 FCK XU लिमिट BW D माइनस 0.42 XU लिमिट कोष्टक बंद प्लस 0.45 SCK BW माइनस BF माइनस BW इंटू DF माइनस DF अपॉन 2। DF मतलब ये DF अपॉन 2, ठीक। अब इसी तरह, अब पिछला की तरह अब उसको इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। जब आपका ओवर होगा तो ये फार्मूला होगा, अब जब का आपका अंडर होगा तो ये फार्मूला होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा कम वैल्यू है, इसमें जब हमारा XU लिमिट की बात होती है, जब हमारे इसमें XU इसमें बड़ा है तो हमने यहाँ पे XU लिमिट रख दिया है। अब इसमें हमारा XU लिमिट बड़ा तो हमने XU रख दिया है। इसमें बस इतना है कि डिफरेंस है। और इसमें एक स्टेप बढ़ गया आपका DF, ये वाला पोर्शन यहाँ का, तो DF हो गया इंटू DF/2। तो ये आपका फार्मूला, इसको याद कर लीजिए। अभी तो हमारा बात हुआ जब हमारा XU बड़ा था, तो कितना बड़ा था भाई, 3/7। जब इसी का दूसरा कंडीशन है कि जब हमारा 3/7, जब BF ये वाला BF हमारा इसी का कंडीशन है, BF ग्रेटर देन, जब BF बड़ा हो 3/7 XU से, मतलब अब क्या कि ये वाला पोर्शन, जो आपका ये वाला पोर्शन है आपका, ये बड़ा हो इससे कितना बड़ा हो, 3/7 के रेशियो से BF आपका विड्थ ऑफ लेंस आपका बड़ा हो। तो इसमें देखिए वही पिछला वाला पोर्शन करेंगे, आपका जो XU वाला फार्मूला, इसको आपको थोड़ा कष्ट करके याद करना होगा। इसको और इसको कंपेयर कराएंगे। अब इसको कंपेयर कराने के बाद जो आपका फार्मूला यहाँ पर सेक्शन जो बनेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, DF की जगह हमने YF को चेंज कर दिया है। बस इतना ही सा फ़र्क है, या तो आप इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं, या तो YF की जगह या तो लगभग DF इसको भी रख सकते हैं, या YF इक्वल टू, मतलब लगभग मान लेते कि हमारा रेशियो इतना के बराबर होगा। बस हमारा यहाँ पर YF का वैल्यू चेंज हुआ है और बाकी सब पिछला ही की तरह है। तो YF इक्वल टू होता है हमारा 0.15 XU प्लस 0.65 DF, ये आपका YF की वैल्यू हो गई। लगभग हम इतना भी मान सकते हैं, या हमको फाइंड आउट करके इतना भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इतना कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ के आपको बता सकें।
अब हमारा देख सकते हैं जो हमने इसको प्रॉब्लम को लिया है, जो हमारा लिमिट स्टेट से मेथड से जो डिज़ाइन हुआ था, तो उसी के बेसिस पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, जब हमारा टी सेक्शन में हमारा ये पॉइंट दिया रहेगा, ओके ना, जब हमारा ये पॉइंट दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा, एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील हमने इतना निकाल लिया। आप कैसे या मतलब कोड लेके बैठिएगा। आप देखिए प्रोसेस तो हम बता रहे हैं, सेम टू सेम कुछ वैसा ही रहेगा। बस हमारा अगर भाई हमसे कुछ कैलकुलेशन करने में गलती हो गई तो आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका भी हाथ साफ हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका AST निकल आएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में हमारे ये सब दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो हमने वहाँ पीछे आपको बताया था कि अगर डेप्थ आपको ओवरऑल डेप्थ निकालना है तो इसको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा। आपको क्लियर कवर नहीं पता तो इसको ओवरऑल डेप्थ इसमें घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ के, तो आपका क्लियर कवर पता चल जाएगा। ओके, वैसे आपको बाकी सब कुछ दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन में हमको ये सब पता है कि हमको अभी ये इसमें हमको कैसे पता चलेगा भाई कौन सा सेक्शन है, कैसे क्या है इसमें, तो अभी हम आगे आपको बता रहे हैं इसमें कैसे आप समझ जाएंगे। तो ये देखिए हमने एरिया ऑफ स्टील आपको निकाल दिया है। अब क्या करिएगा कि जो जो डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको एक पॉइंट एक जगह आपको उसको डाटा को गिवन डाटा करके नोट कर लीजिएगा। फिर क्या करिएगा उसमें जब आप न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डेप्थ निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डेप्थ तो IS कोड के अनुसार आपको बताए थे XU लिमिट अपॉन D 0.5 जो हमारे पेज नंबर 70 पे दिया रहेगा। अब XU लिमिट, अब XU हमारा यहाँ से फाइंड आउट, जो हमारा डेप्थ दिया रहेगा इफेक्टिव डेप्थ, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 360 mm आ जाएगा। ठीक, अब जब हमारा XU अपॉन D की बात हो रही है, जब XU अपॉन D तो उसमें आपको फार्मूला पेज नंबर 96 पे दिया रहेगा। अब उसको भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको 96 वाले से XU की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, तो इन दोनों की वैल्यू आप कंपेयर कराएंगे। ओके, फिर यहाँ देख सकते हैं जैसे हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली, तो पहला केस हमारा क्या था कि जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस हमारा फ्लेंज के बीच में जाएगा तो एक हमारा डेप्थ तो यही रहेगा 100, जो हमारा एक्सिस से होकर XU जाएगा तो वो तो हमारा एक्सिस से यहाँ तक की बीच की दूरी कम हो जाएगी ना, तो XU और DF, तो DF जब हमारा पहला केस था, केस फर्स्ट, जब डेप्थ ऑफ फ्लेज हमारा ज़्यादा था तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो XU की वैल्यू हम निकालें, यहाँ पे XU लिमिट हमारा 360 आया है, और जब हम XU की बात की तो 60 आया है, लगभग आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा 60 है, तो यहाँ पर हमारा XU डेप्थ ऑफ फ्लेंज से तो हमारा कम ही है ना, 100 ही है, ये 60 है, तो भाई जाहिर सी बात ये कम है, तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन लागू होता है। पहला कंडीशन क्या है, तो अब ये हमारा पहला कंडीशन इसमें जब हमारा फ्लेंज से होकर एक्सिस जाएगा। अब सेक्शन जो हम बताए थे कि अब इसको देखिएगा, इन दोनों को आप निकाल ही लिए, अब दोनों को कंपेयर कराएंगे। अब इन दोनों में से आप चेक करेंगे कौन सा सेक्शन बैलेंस है, ऊपर रेनफोर्स है, कहीं अंडर रेनफोर्समेंट तो नहीं है, तो आप चेक करेंगे कैसा सेक्शन है, तो आप दोनों को वैल्यू कंपेयर करा के देखेंगे आपका XU ज़्यादा कम है और XU ज़्यादा है, तो हमारा XU लिमिट इज ग्रेटर देन XU, तो हमारा कैसा कंडीशन बनेगा, तो हमारा कंडीशन अंडर रेनफोर्समेंट बनेगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो मैंने बताया था कि केस फर्स्ट में हमारा जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रेनफोर्समेंट के लिए कौन सा सेक्शन होगा, तो उसका फार्मूला हमने 0.6 FC की XU BF D माने 0.42, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसी तरह आप बुक से प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 क्वेश्चन का इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करिए, और जो हमने देखिए जो सारे स्टेप आपको बताए हैं स्टेप उसी तरह रहेंगे। आपको यहाँ पर पहला कंडीशन चेक किए हैं, फिर उसके बाद आप आगे वाला चेक करेंगे जब आपका वेव से न्यूट्रल एक्सिस होके जाए, तो उसमें हमने क्या बताया था, जब डेप्थ आपका कम हो और ये न्यूट्रल एक्सिस आपका 3/7 XU ज़्यादा हो, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन है, तो उसी तरह आप यहाँ पर हमने पहला कंडीशन दे के बताया, इसी तरह आप इस कंडीशन को इस पे लागू करके निकाल सकते हैं। तो इसी तरह आप बुक से क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हम
आपको बताने का प्रयास करें। ओके, तो धन्यवाद। आपका टी सेक्शन चैप्टर नंबर 7 शायद था, तो आपका ख़त्म। तो आरसीएस स्ट्रक्चर में हमारा अब आगे वाला स्टेप प्री स्ट्रेस बचेगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो उसको भी हम अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ा देंगे। तो ओके, आज के लिए धन्यवाद। ओके।